Past paper, question number 3. Question number 3. Supreme Cement Company Limited. Supreme Cement Pakistan Company Limited, page 555. A company listed on the Karachi and Lahore stock exchanges is in the process of finalization of its accounts for the year ended 31 December 2012. The following information is available. Shareholder equity as at 31 December 2011 and 2010. ये आपको अवेलेबल है, वो जो पहले सवाल के अंदर जैसे प्रैक्टिस के 1 में बैलेंस शीट गिवन थी, तो ये बैलेंस शीट में से शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। क्लास पूरी हो जाए, सवाल मैं बाद में पढ़ता हूँ। सवाल की रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है 31 दिसंबर 2012 की। अच्छा, इसमें आपने ऐसा करना है कि पॉइंट 3 अभी कर लेते हैं। सिर्फ पॉइंट 3 आपने बताना है चेंज इन एस्टीमेट है, एरर है, या पॉइंट 3 जो है वो चेंज इन पॉलिसी है। एरर। चलें जी, इसको रेक्टिफाई करते हैं। उंगली रखें 31 दिसंबर 12 पे रिक्वायरमेंट में, फिर उसके बाद उंगली रखें 1 जुलाई 11 पे। बताएं कितना अरसा हो गया इस एसेट को खरीदे हुए, अगर हमारे साल के एंड पे खड़े हैं 1.5 साल, तो 1.5 साल इसको डेप्रिशिएट कर देते हैं। ड्यूरिंग द ईयर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट मशीनरी वाज डेबिटेड टू रिपेयर। पहले क्या गलती हुई थी पिछली क्लास में? रिपेयर्स वर डेबिटेड टू मशीनरी। इधर क्या गलती हुई है? मशीनरी वर डेबिटेड टू रिपेयर। जी, वर्किंग नंबर 2, एक सफ़ा काफ़ी होगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए, तो दूसरे सफ़े से पे वर्किंग 1 करेंगे। वर्किंग 1 के लिए 6-7 लाइनें काफ़ी होंगी। वर्किंग 2, ये लाइट्स नहीं जल रही, देख लें जी। कॉस्ट बताएं मशीनरी की 35 मिलियन जी। डिप्रिसिएशन, मशीनरी खरीदी है आपने 1 जुलाई 11 को, तो ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 11। 35 इंटू 20% इंटू 6/12 जी, 3.5 जी, 31.5। फिर आप डिप्रिशिएट करेंगे 31/12 को, 31.5 इंटू 20% 6.3 जी, 25.2। इट इज WDV ऑन 31/12/12। जी, एप्लीकेबल टैक्स रेट बताएं कंपनी के लिए क्या है? 35%।
चलें जी, रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दें और डेफर्ड टैक्स की जनरल एंट्री भी कर दें। 2 मिनट लीजिएगा, ज्यादा टाइम ना लीजिएगा। रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी कर दें और डेफर्ड टैक्स की जनरल एंट्री भी कर दें। ये दोनों आ रहे हैं। आज हो जाए, चलो ठीक है। ओके, जल्दी से कर लें एंट्री भाई, रेक्टिफाइंग एंट्री। जी बताएं गलती क्या हुई है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी वॉज डेबिटेड टू रिपेयर। मशीनरी कहाँ डेबिट हो गई? रिपेयर में। अब रिपेयर को क्या कर दें? क्रेडिट। तो डेबिट मशीनरी। जी अमाउंट 35। जी आप बता दें डेप्रिसिएशन बढ़ानी है या डेप्रिसिएशन कम करनी है? डेप्रिसिएशन बढ़ानी है। क्यों? वजह क्या है? वजह आपको ये बताई थी कि पीपीई बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ती है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट कितने से? 3.5। नेक्स्ट 6.3 depreciation expense debit PP credit 6.3। ओके जी भाई, टैक्स पे असरात। टैक्स पे असरात इधर देखिए। एक्सपेंस कितने से बढ़ा है? कम हुआ है। एक्सपेंस कितने से कम हुआ है? एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। कितने से? 35 से। एक्सपेंस कितने से बढ़ा है? एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कितने से? ओवरऑल प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट हुआ? 31 पॉइंट
इसकी वजह से टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ने की एंट्री डीटी डेबिट, हमारे बदलने से टैक्स वाले नहीं बदलते आमतौर पे, इसलिए हम जब बदलते हैं और वो नहीं बदलते तो हमारे और उनमें इख्तलाफ आ जाता है जी। 31.5 इंटू 35% जी 11.03 ओके। ओके लीव इट। अगले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ा, तो एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है। कितने से? 6.3 से। तो 6.3 से जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम हो जाएगा जी। 6.3 इंटू 35%। ये वाला होना फोल्डर, ये आपके पास भी होगा शायद। ये फोल्डर आपके पास होगा, इसमें है। ओके सवाल आप पूरा पढ़ लें।
चलें जी, सवाल पढ़ें। सुप्रीम सीमेंट कंपनी लिमिटेड a listed company on Karachi and Lahore Stock Exchange is in the process of finalization of its accounts for the year ended 31 December 12. The following information is available. Following information available है भाई। सफ़े के एंड पे आए, हमारे साल की रिक्वायरमेंट क्या है? 2012। देखें इसने बैलेंस शीट में से कौन सा डाटा दिया हुआ है? बैलेंस शीट में से 12, 11, 10। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में इसने शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ है 7833। ये 31, 12, 10 होगा और 4510 और 6945 ये डेटा इसने दिया हुआ है। वैसे इस सवाल को बेहतर कर रहा हूं आपके सामने। द टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 11 12 वॉज इतने इतने एंड इतने। अच्छा मुझे ये बताएं कि पूरा सवाल आपने पढ़ लिया है, मैंने आपको टाइम दिया है, तो इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस आपको नजर नहीं आया। अगर सवाल में रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है तो फिर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम किसके बराबर होगी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें ओनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पड़ा है, कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पड़ा है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दें। 2010 से उसने शुरू किया है। 2010 कितना? 4240 4 जी 5090 ओके। मेरे भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सवाल में किस चीज की जरूरत होती है ये सुन लें। हम जो हमें सवाल में जरूरत है वो मैं आपको बता दूं। हम 12 की गलतियां 12 के प्रॉफिट में सही करेंगे, 11 की गलतियां 11 के प्रॉफिट में सही करेंगे और 10, 9, 8, 7, 6, 5 की गलतियां इसमें सही करेंगे। इसलिए इसकी भी हमें जरूरत नहीं। प्रॉफिट फॉर 2010। और अगर आपको याद हो परसों वाला सवाल प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1, तो उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस 3 सालों का दिया ही नहीं हुआ था। उस वाला जाके दोबारा कीजिएगा प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1, उसमें तो 3 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस दिया ही नहीं हुआ था। उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया ही कितने सालों का हुआ था। लेकिन उधर जाके अभी आप देख सकते हैं बैलेंस शीट 3 सालों की गिवन थी। बैलेंस शीट 3 सालों की गिवन थी। लेकिन कल मैंने आपको साबित किया था कि ये फिगर्स आर ऑफ नो यूज। ये फिगर्स आर ऑफ नो यूज। व्हाई? क्योंकि आप यहां से चलेंगे, एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे, ये फिगर्स ऑटोमेटिकली आती चली जाएंगी सही वाली। तो ये फिगर्स आर ऑफ नो यूज। ठीक है जी। 12 की गलतियां किसमें सही करेंगे? 50। 11 की गलतियां किसमें सही करेंगे? और 10 की गलतियां किसमें सही करेंगे? 10 का प्रॉफिट लॉस तो बनाते ही नहीं हम। प्रॉफिट लॉस हमेशा कितने सालों का बनता है? 2 सालों का। तो 10 की गलतियां किसमें सही करेंगे? 4508। ओके, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। एक बात इसमें आपने नोट की होगी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनऑडिटेड, लेकिन 1 साल के साथ सिर्फ लिखा हुआ है। 12 के साथ, 12 के साथ उसने क्या लिखा हुआ है? अनऑडिटेड। जी, इस बात का क्या मतलब है?
इस बात का वही मतलब है जो मैं आपसे कई दिन से कर रहा हूं, 2010, 2011, 2012, ये 3 साल हैं। 2010, 11, 12 हम यहां खड़े होकर सवाल कर रहे हैं तकरीबन जनवरी में। अभी ऑडिटर नहीं आए या ऑडिटर आ गए हैं और उनको हमने गलती बता दी या वो गलती सही कर रहे हैं, तो अभी ऑडिट नहीं हुआ इस साल का मुकम्मल, अभी अनऑडिटेड है। लेकिन कल अनऑडिटेड का मतलब पड़ा था /ड्राफ्ट। कल अनऑडिटेड की जगह सवाल में लिखा हुआ था ड्राफ्ट। अगर ये अनऑडिटेड है तो याद रखिएगा ये कौन से साल हैं, ऑडिटेड साल हैं। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि हम यहां पे खड़े हों, IAS 8 में हर सवाल में हम यहां खड़े होते हैं, यहां खड़े हों और इस साल का अभी तक ऑडिट ना हुआ हो। हाँ, इस साल का तो नहीं हुआ होगा। तो अनऑडिटेड या ड्राफ्ट सवाल में किस साल के साथ लिखा करेगा, जो करंट ईयर है, जो करंट ईयर है, करंट ईयर के साथ अनऑडिटेड लिख दिया करेगा। तो हमारे लिए ये फिगर्स रेलिवेंट होंगी, बाकी फिगर्स रेलिवेंट हो जाएंगी। ये भी रेलिवेंट होगी आज, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। शेयर कैपिटल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा सवाल का। ओके जी भाई, शुरू में जगह बना दें। ओके जी, जो हजरात लेट आए हैं, आप हजरात के आने से पहले सिर्फ एक एडजस्टमेंट की है, रेक्टिफिकेशन की। कल से टाइम पे आया करें, कल से नहीं ध्यान रखा जाएगा आप हजरात का, और रोजाना आया करें तो बहुत ही अच्छा है। सुप्रीम सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज एंड लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजेशन इट्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। सवाल नहीं आपके सामने भाई, सवाल। शेयर होल्डर्स इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 10 एंड 31 दिसंबर 11 इज एज फॉलोज। प्रॉफिट्स गिवन है, वो मैंने सारा डाटा इधर लिख लिया। अब पॉइंट 1 और 2 मेरे लिए रेलिवेंट है, पॉइंट 3 भी मैंने कर दिया है, गलती सही कर ली है। कैश डिविडेंड्स आर इतने, कैश डिविडेंड्स इतने हैं। पॉइंट 5 राइट शेयर्स इतने हैं, न्यू शेयर्स इशू किए, राइट शेयर्स। एप्लीकेबल टैक्स रेट इतने। तो कैश डिविडेंड और राइट शेयर्स की तरफ मैं बाद में मूव करूंगा, पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बना दूं। पहला सफा आपके सॉल्यूशन का, ओके। देखिएगा जरा, टाइम पे आए, जल्दी आओ, आगे आए, किधर आए भाई, आप भी आगे आए, ये थर्ड लास्ट रो में। अच्छा, आपने ना मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी नोट ना करें। ये मैंने जानबूझ के जगह खाली छोड़ी है, मैं यहां कोई और वर्किंग कर लूंगा। ये आपके रजिस्टर का पेज है, ये। तो अब अपने रजिस्टर के पेज पे ऐसे प्लानिंग करें कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग, ये तीनों फिगर्स एक्सट्रीम राइट साइड पे आए सफे के, और ये सारी जगह बच जाए ताकि कैलकुलेशंस डिविडेंड्स की साथ साथ ही करते रहे। यहाँ पे ये जगह आपने खाली छोड़नी है। तो एक्सट्रीम राइट साइड पे अंदाजा लगा लें, मिसाल के तौर पे 3 फिगर्स हैं 7833, तो ये चार डिजिट कितनी जगह आ जाते हैं। तो एक्सट्रीम राइट साइड सफे की यूज कर लें।
वी विल स्टार्ट, हम कैसे शुरू करेंगे, इधर देखें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको पता है हम 2 साल की बनाते हैं। 2 साल की बनाने के लिए इधर देखें मैं क्या करूंगा, इधर इधर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए 2012 का। इन लाइंस में डिविडेंड्स आने हैं, इसलिए आज मैं जरा ज्यादा जगह छोड़ा हूं, और मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए 2011 का। यू आर फेमिलियर विद दिस थिंग। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, यहां पे लिखते होते हैं क्लोजिंग, लेकिन आज रिटेन्ड अर्निंग नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनानी है। तो क्लोजिंग के साथ हम लिखते हैं 31/12/12, और यहां पे हम लिखेंगे क्लोजिंग, और यहां पे क्लोजिंग लिख के लिखेंगे 31/12/11। इसके बाद इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग, अभी आपने नोट नहीं करना, क्लोजिंग इधर देख ही नहीं रहे। इसके ऊपर क्या लिखेंगे 31/12/10। इट इज हाउ यू विल गो। पैट 12 का देख लें ऊपर, पैट 12 का, पैट 11 का। जब पैट 12 का डाला तो ये क्लोजिंग बन गया, जब पैट 11 का डाला तो फिर ये क्लोजिंग बैलेंस बन गया, क्लोजिंग 31/12/11, और ये 31/12/10। एंड वी विल रिपीट दिस लाइन वी विल रिपीट इट, क्लोजिंग 31/12/10। अच्छा जी, अब यहां किसकी गलतियां सही करनी है, 12 के प्रॉफिट में 12 की 12 वाली गलतियां। जो हजरात लेट आए हैं वो उधर मत देखें, वो बस इधर देखें। ये एंट्रीज उनको पोस्ट करनी आती हैं, बड़ी आसान सी एंट्री थी। उस दिन रिवर्स एंट्री थी, आज ये एंट्री थी कि हमने क्या कराया, पीपी खरीदे और गलती से किस में डाल दिया, रिपेयर में। उस दिन रिपेयर पीपी में चलेगी। ओके, यहां पे 12 किस साल की गलतियां सही होंगी, यहां पे किस साल की गलतियां सही होंगी, बोले ना, जल्दी बोले। यहां ये 12 वाली गलतियां 12 के प्रॉफिट में सही होंगी, 11 वाली गलतियां 11 के प्रॉफिट में सही होंगी, और 2010-9-8-7-6 की गलतियां यहां पे इस जगह पे इफेक्ट ऑफ करेक्शन यहां पे सही होंगी। लेकिन आप देखें 2010 में तो गलती है नहीं, तो इसलिए आई डोंट नीड टू रिपीट दिस लाइन, मुझे ये लाइन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही दफा लिखने लगा हूं। हां, लेकिन आज डिविडेंड के एडजस्टमेंट्स हैं, उसके लिए जगह छोड़नी है। क्लोजिंग 31/12/10। किसी को बुरा लगे यहां क्लोजिंग लिखना तो बहुत अच्छी बात है, वो फिर पेपर में लिखते ओपनिंग, लेकिन इधर लिखते फिर 1 जनवरी 11, एक ही बात होती है, बल्कि वो ज्यादा बेहतर होगा लिखना ओपनिंग 1 जनवरी 11 जी। 12 का प्रॉफिट डाला तो 31/12/12 का बैलेंस आ गया, 11 का प्रॉफिट डाला तो 31/12/11 का। क्लोजिंग 31/12/11 से ऊपर कौन सी तारीख होगी, क्लोजिंग 31/12/10। क्लियर? ओके। पिछले साल की कोई एरर है 2010 की? नो एरर। ओके, कल की क्लास की तरह अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करवानी है आपने। अनएडजस्टेड फिगर्स पोस्ट करवानी है। व्हाट इज दिस? 31/12/10। ये दोनों फिगर्स अवेलेबल हैं, 7833 एंड 4508। एग्जैक्टली कल यही सवाल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 2 किया था मोहानी वाला, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे था वो सवाल, एग्जैक्टली याद आ रहा होगा आपको, एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे था। अच्छा जी, ये क्यों उठाएं, क्यों ना उठाएं, बोले 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 बोले, ये क्यों ना उठाएं? क्योंकि ये बैलेंस लेके चलेंगे, ऊपर से खुद ही आती चली जाएंगी बैलेंसिंग, ठीक है। अच्छा जी, ये क्यों ना उठाएं?
क्योंकि ये इसमें पड़ा है 4240 4508 में पड़ा है, तो ये इस साल का प्रॉफिट है, ये रिटेन अर्निंग में पड़ा है, बस ये प्रॉफिट उठा लें जी। प्रॉफिट बोलें 2011 का 49 अनएडजस्टेड 4944 5090। ओके, प्लीज टेल मी द पैटर्न। प्रॉफिट किस साल का उठाया करना है? करंट ईयर का। प्रॉफिट किस साल का उठाया करना है? प्रॉफिट किस साल का उठाया करना है? प्रीवियस ईयर का। प्रॉफिट किस साल का उठाया करना है? तो प्रॉफिट 2 सालों के उठाने हैं, करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का। रिटेन्ड अर्निंग कौन सी उठानी है? एक मिनट, हमारे साल की क्लोजिंग नहीं उठानी, कोई जरूरत नहीं। पिछले साल की क्लोजिंग, उससे पिछले साल की क्लोजिंग। यस, अब ये बात याद रख लें हमेशा के लिए। मोहानी वाले सवाल में भी कल यही किया था और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन 1 में भी यही किया था। प्रॉफिट किस साल का उठाने? अच्छा, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग हमारे साल की उठानी है, पिछले साल की क्लोजिंग उठानी है, उससे पिछले साल की क्लोजिंग उठानी है। ओके, चलें जी, नोट करें यहां तक। यहां पे आपने छोड़नी है, देख लें, सुन लें, यहां पे आपने छोड़नी है 4 लाइंस, यहां पे आपने छोड़नी है 6 लाइंस फॉर डिविडेंड। फाड़ दें सफे, सारे सफे फाड़ें, शुरू करें। साथ वाला रजिस्टर भी ले लें। ओके, जी। नाउ इधर देखें। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, इधर वॉच है, 11 की गलतियां 11 में, 12 की गलतियां 12 में। 12 से शुरू करते हैं। लेजर लाइट है, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, व्हाट इज दिस? प्रॉफिट। एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट, ओके। नेक्स्ट, अगले साल एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट, अगली एंट्री, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट -3.5, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट
-11। चलें जी, नोट करें भाई, लेजर ला दो। इनको भेज दें, ले आएंगे, जाओ ले आओ। ओके, प्रॉफिट बता दें, करेक्ट निकाल दें। 49.5 जी। इधर का बता दें प्रॉफिट। 5085.9। अच्छा जी, हजरात मुतवज्जे रहिएगा भाई, मुतवज्जे रहो, अफ्तारी का टाइम। अच्छा जी, ये करंट ईयर का बैलेंस है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है, अभी हम भेजेंगे यूजर को, इसलिए यूजर के पास पहले से घर में नहीं पड़ी हुई, तो रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं। ये भी करंट ईयर का डाटा है, इसके साथ भी रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं। 11 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके पास हमने 12 के शुरू में भेज दी होंगी, ये उसके पास पड़ी नहीं है, इनको हमने रीस्टेट किया, तो इसके साथ भी रीस्टेटेड लिखते हैं, इसके साथ भी रीस्टेटेड पूरा लिखना है आपने पेपर में जी। इसको रीस्टेट किया, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए इसके साथ रीस्टेटेड लिखने की जरूरत नहीं। अगर इधर देखें, इधर देखें, आज आपके सामने एक बिग पिक्चर आई, इधर देखें, अगर मैं ये मिटा दूं तो बस ये आज तक हम कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। आज तक हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे थे, या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग कॉलम बना रहे थे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का रिटेन्ड अर्निंग कॉलम बना रहे थे। ये फिक्र आती थी, पैट आता था, क्लोजिंग आता था, पैट आता था, क्लोजिंग आता था। आज दरमियान में डिविडेंड्स की और राइट शेयर्स की, डिविडेंड्स और राइट शेयर्स की जगह छोड़ दिया, बस और कुछ नहीं किया। और हम कर भी क्या सकते हैं? ओके, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम जी। बैलेंस बता दें कितना था? 7833। ओके, जी। अब थोड़ी सी ना आपकी टेंशन चाहिए, आप हजरात माशाल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये जर्नल एंट्रीज अगर आप करेंगे तो इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो भाई अगर कभी पेपर में, अभी तो सारे जरा मुतवज्जे हो जाएं, अगर कभी पेपर में आपने शॉर्टकट की तरफ जाना है तो फिर यू तो देख लें इधर। अब अगर कभी पेपर में आपने शॉर्टकट की तरफ जाना है तो यू मे अवॉइड दिस ऑल। और ये अवॉइड मैं करना कब सजेस्ट करूंगा? जब सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी हो। जैसे कल मोहानी वाला सवाल था और आज ये वाला सवाल है। जब सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी हो, यू कैन अवॉइड दिस वर्किंग। क्यों? अगर बैलेंस शीट मांगी हो फिर अवॉइड ना करें, नोट मांगा हो फिर इस वर्किंग को अवॉइड ना करें, जल्दी जल्दी इसको किसी तरह करें सही, चाहे एब्रीविएशन यूज करके करें, इस वर्किंग को जल्दी जल्दी करें। तो क्योंकि इसकी बुनियाद पे आपने सोचना है, बैलेंस शीट बनाते हैं पीपी बढ़ रहा है, पीपी कम हो रहा है, इस बुनियाद पे सोचना है। लेकिन ये जो सवाल है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इस सवाल के अंदर आपने देखे सिर्फ ये 3 फिगर सोचनी थी और ये 2 फिगर सोचनी थी। इन फिगर्स के लिए आपने पहले ये वाली वर्किंग की, फिर उसके बाद आपने ये वाली सारी वर्किंग की। तो क्यों ना इसको मोहानी वाले सवाल के कल वाले पैटर्न के ऊपर कर लेते। टू अवॉइड दिस वर्किंग, इंस्टेड ऑफ दिस
यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। प्लीज टाइम दिया करें घर जाके जो सवाल कराया जाए। क्या हेडिंग दूं? बोले बोले बोले। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, ठीक है। और इधर आप बेशक नरेशन भी मत लिखें, नरेशन भी मत लिखें, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट डायरेक्ट सोच लें। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ना फिर सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। अच्छा सवाल पढ़े, गलती क्या हुई है जी? क्या हुआ है? पूरी बात नहीं कर रहे, इंग्लिश का फिक्रा मैं बोलने कुछ कह रहा हूं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट मशीनरी वॉज डेबिटेड टू रिपेयर। मशीनरी कहां चली गई? रिपेयर में। अब आप पकड़े इस फिगर को 35, ये वर्किंग करनी है, ये वर्किंग करनी है, लेकिन यहां डेट्स पे शक ना लिखें ज्यादा, उस ब्रैकेट में कैलकुलेट, बल्कि ये कैलकुलेशन भी ब्रैकेट में ना करें आप बेशक, आप डायरेक्ट 3.5 6.3 लिख दें बस, ठीक है, उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगा कि आपकी वर्किंग में शायद एरर है तो फिर शो कर दे कैलकुलेशन, ताकि अगर उसको पता चल जाए तो वो एरर पकड़ ले। लेकिन अगर आप बड़े कॉन्फिडेंट है तो बेशक ये भी मत लिखें। डेप्रिसिएशन एट 20%, बस 3.5 बाहर निकाल दें। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइएगा कि रिपेयर एंट्री, दोबारा पढ़े इंग्लिश। मशीनरी वॉज डेबिटेड टू रिपेयर, मशीनरी रिपेयर में चली गई है, मशीनरी रिपेयर में चलेगी, सही कैसे करेंगे? बोले बोले, एंट्री जबानी बोले। हाँ, पीपी डेबिट रिपेयर क्रेडिट। अब आप सोचें रिपेयर, पीपी डेबिट रिपेयर क्रेडिट, रिपेयर को कम करना है, रिपेयर कम करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो यहां आके लिख लें 35 प्लस 35 प्लस 35। क्लियर? समझ आ रही है बात? आसान सी है। अच्छा जी, अब आप सोचें पीपी डेबिट रिपेयर क्रेडिट, पीपी बढ़ा तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, इन दोनों को उठाएं, डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, इस तरह सोचना है। डेप्रिसिएशन बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट कितने से बढ़ा, कितने से कम हुआ, समझ आई बात? हाथ खड़ा कर दें, ठीक है। इसको करें ना, जबानी सोच लें, जबानी सोच लें, थोड़ा सा जबानी सोचेंगे जी। बोले 20 31.6.3 नेगेटिव। अच्छा जी, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा, लेकिन टैक्स बढ़ने से फिर प्रॉफिट, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। चले आपके लिए छोड़ें, रट्टा मार लें, रिवर्स साइन के साथ आपने टैक्स का इंपैक्ट लिख देना है, टैक्स का इंपैक्ट रिवर्स साइन के साथ। थोड़ा सा फिर सोचना पड़ता है ना चीजों में। प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा और फिर टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट, इसलिए नेगेटिव साइन यूज करो। समझ आई बात? नहीं समझ आई? इस तरह मैंने कभी बात की नहीं आपसे, क्योंकि मैं जनरल एंट्री से चला देता था, लेकिन इधर भी तो आपने सोचा ना। देखें इधर, देखें आपने ये की है, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हुआ है ना, तो इसलिए मैं -11 लगा रहा हूं यहां पे। दोबारा सोच लें, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ने से टैक्स, टैक्स बढ़ने से प्रॉफिट। अब दोबारा बोलता हूं, समझ आएगा। पीबीटी बढ़ा है, ये पीबीटी है, अभी टैक्स नहीं हुआ, पीबीटी बढ़ा है, पीबीटी बढ़ने से टैक्स, टैक्स बढ़ने से पैट कम हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव साइन लगा रहा हूं। अच्छा जी, पीबीटी, पीबीटी कम होने से टैक्स, टैक्स कम होने से, टैक्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम होने से पैट बढ़ जाएगा, कितना? 2.2, 20.4. अब आपने क्या करना है, देखें इधर, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस सारे को मिटा देना है, अब आपने इस सारे को मिटा देना है, इस सारे को मिटा के प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इस जवाब देख लें, वही आ रहा है 4944 + 24 जी। कितने लोग इस तरह करेंगे पेपर में?
कोशिश कर लेंगे। ये ना टाइम जरा ज्यादा ले जाता है, लेकिन जब बैलेंस शीट मांगी हो, नोट्स वगैरह मांगे हो, तो फिर इस तरह करना ज्यादा बेहतर है। कितने लोग इस तरह ट्राई करेंगे? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन वन परसों कराया था। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन वन लिख लिया करें ऊपर साथ ही। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन वन भी ट्राई कर सकते हैं आप इस तरह जरा लेकिन अगेन वो करना क्या हुआ है, शादी में जाना है, ओके छोड़ें। तो ये एक और तरीका है, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। कल ये तरीका किया था वैसे, कितने लोगों को समझ आया? जरा हाथ खड़ा कर दें। ऊपर हेडिंग दे दें, इंस्टेड ऑफ वर्किंग वन। ओके चलें, ये तो हम किसी और जगह चले गए थे, वापस आ जाए मोटरवे पे। जो हजरात लेट आए थे वो वर्किंग टू और वर्किंग वन किसी से देख के नोट कर लीजिएगा। इस पैटर्न से भी आप फेमिलियर हो गए हैं कि 3 सालों की बैलेंस शीट का डेटा देता है, 2 सालों के प्रॉफिट लॉस का डेटा देता है। ये तो बिल्कुल ही रेलिवेंट है, पिछले साल का प्रॉफिट क्या करना। चलें जी, एडजस्टमेंट 1 2 3 हो गई है 4। कैश डिविडेंड्स एंड बोनसेस डिक्लेयर्ड एंड पेड। खुले खुले हो जाओ ना, उधर हो जाओ। कैश डिविडेंड्स स्लैश बोनस declared slash paid during the last 3 years are as follows: 2010, 2011, 2012। ओके जी, डिविडेंड्स के बारे में सुन लें। आपने क्या किया करना है, डिविडेंड के लिए आपने एक रफ वर्किंग करनी है। डिविडेंड की हेडिंग देके ये एक रफ वर्किंग है, और आपने अपने लिए साल लिखनी है 11 और 12।
ये तरीका होगा। आपने साल लिखना है 11 और 12। क्यों 11 और 12? 2 साल की ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन रही है ना, 11 और 12। और आपने फिर यहां लिखने नंबरिंग 1 2 3 4। 1 नंबर आपने देना है, ये जो परसेंटेजेस आ रही हैं सारी, 1 नंबर आपने देना है फाइनल 2010 का डिविडेंड। आपको पता है 11 में 2010 का डिविडेंड मिलता है फाइनल वाला। इंटरिम 2011। अगर आपने रफ वर्किंग नहीं करनी तो माइंड में सोच लीजिएगा जी। 12 में फरवरी मार्च में क्या डिसाइड होगा? 12 में फरवरी मार्च में फाइनल किस साल का? 2011। 12 में सितंबर अक्टूबर या नवंबर में कौन से प्रॉफिट्स फाइनल होंगे? 12 के पहले 6 महीने के, जून तक के, जुलाई अगस्त सितंबर में अनाउंस हो जाएंगे। तो ये इसका नाम क्या होगा? इंटरिम 2000। इसके अलावा जो भी डिविडेंड दिए होंगे सवाल में उन्हें हम क्रॉस कर देंगे, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होंगे। वो 2 हो सकते हैं जिन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, जिनका हाई चांस है पेपर में देगा। एक तो जरूर देगा 12 का फाइनल, ताकि गलती से बच्चे उसे भी कंसीडर करें। हालांकि 12 का फाइनल तो 12 की 31 दिसंबर 12 तक फाइनल नहीं होता, वो 12 के प्रॉफिट्स फाइनल होते हैं 2013 में, उसे भी इग्नोर करना है। और एक और भी देगा, एक और भी देगा 10 का फाइनल नहीं, वो 10 का इंटरिम देगा, वो बॉर्डर वाले देने की कोशिश करेगा, उन्हें क्रॉस कर देंगे, बाकियों को नंबर दे देंगे। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि इसी दिन 2 डिविडेंड दिए जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है इसी दिन 2 डिविडेंड दिए जा रहे हो, कैश भी बोनस भी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम 1 की जगह 1A लिख देंगे, 1A 1B, 1A 1B, फिर हम इस तरह लिख देंगे। तो लेकिन नंबरिंग ये फिक्स है 1 2 3 4। अब हम डिविडेंड्स को नंबर देना शुरू करते हैं। नंबर देने का फायदा क्या होगा? सबसे पहले यहां 1 रिकॉर्ड में करूंगा, यहां 1 और 2 आएगा, और यहां 3 और ये बॉर्डर है ना हमारा, ठीक है, हर बंदे का एक बॉर्डर होता है, ये बॉर्डर है। यहां क्या आएगा? 1 2। यहां देखिए मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ऊपर 1 2 आएगा, नीचे 3 4 आएगा। मे बी कैश, मे बी अगर कैश बोनस हुआ तो 1A 1B, इधर भी कैश बोनस हुआ 2A 2B। अच्छा, अगली चीज डिविडेंड में ये पता होनी चाहिए कि जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। कैश डिविडेंड की और बोनस की। कैश डिविडेंड की जनरल एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, और वो पेएबल ऐसा ऐसा पे होता रहता है, तो इसलिए ट्रायल में पेएबल नजर नहीं आता, ट्रायल में से डिविडेंड नजर आते हैं डेबिट साइड पे। और अगर ट्रायल में डेबिट साइड पे डिविडेंड नजर ना आ रहा हो तो रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो चुका होता है। ये फाइनल अकाउंट की बातें हमने शुरू कर दी। अच्छा जी, बोनस, डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, चलें जी नोट करें। इट इज ऑल रफ वर्किंग, ऊपर लिख लें, ये सवाल का पार्ट नहीं है। और जरूर पूछते रहा करें मेरे से बीच बीच में, ये चीज पेपर में वर्किंग का पार्ट बननी है नहीं बननी, ताकि टाइम सेव हो। चलें जी, नंबरिंग दे दें, परसेंटेजेस दी हुई है, नंबरिंग दें, आप जल्दी करें। और जो डिविडेंड्स रेलेवेंट हुए उन्हें काट दीजिएगा।
छुपाए। इधर रखें। नंबरिंग किताब पे देनी है बस। ओके, कैश dividends and bonuses declared / paid during last 3 years as follows. 2010 का इंटरिम 10% है। 2010 का इंटरिम तो हमें चाहिए ही नहीं, इसे काट दें 10%। देखिए ना, 10 का इंटरिम किस साल में जाएगा? 10 में। हमें तो किसका इंटरिम चाहिए? 11 का, 12 का, 10 का तो चाहिए ही नहीं। चलो आगे, शुक्र है 0-0 लिख दिया, ज्यादा बड़ी बारिश नहीं की इसने डिविडेंड्स की। 10 का फाइनल डिविडेंड 20% है। ऊपर नेचर छोड़ें, अभी बोनस है क्या है उसको छोड़ें, अभी टाइम के एतबार से देखें। 10 का फाइनल डिविडेंड कितने परसेंट है? 20%। 10 का फाइनल, चलें जी, 10 का फाइनल, इसके बाद 1 लगा दें। नेक्स्ट डैश 15%। ये फाइनल है 11 का। कैसे पता चला? यहां 11 लिखा हुआ है, ऊपर फाइनल लिखा हुआ है। ये फाइनल है 11 का, इसके साथ 3 लगा दें। हो सकते पेपर में 2 ना हो सकते भी आगे आ जाए 3 जी। 11 का, अच्छा 3A लगाएं, इसके साथ 3A लगाएं, क्योंकि आगे एक और भी 3 आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो 15% है इसके साथ 3A लगाएं। अच्छा जी, 10%। 11 का इंटरिम 2। अच्छा, दोबारा आ गया 11 का फाइनल। अभी 11 का फाइनल देख के गए हम, दोबारा आ गया 11 का फाइनल, तो वो नेचर में डिफरेंस है ना, इसलिए इसके साथ 3B कर दें। 3A 3B। नेक्स्ट 12 का फाइनल, इधर देखें। 12 का फाइनल नहीं, हमें तो 11 का फाइनल चाहिए। 12 का फाइनल तो 13 में आएगा, इसलिए इसे क्रॉस कर दें। नेक्स्ट 12 का इंटरिम 4। नेक्स्ट 12 का दोबारा फाइनल आ गया एक और, उससे भी इग्नोर कर दें, उससे भी इग्नोर। 12 का फाइनल नहीं, हमें किसका फाइनल चाहिए? 11 का। समझ रहे हैं बात? ओके, इट्स ओवर नाउ। चलें जी, करवाना शुरू करें पोस्टिंग्स। पहला करवाएं, जिसके साथ 1 लगाया है। 1 और 2 इधर आने, और 3A 3B और 4 इधर आने जी। 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? नहीं, 1 के ऊपर 2 चीजें लिखी हुई हैं। 1 के ऊपर फाइनल भी लिखा हुआ है, कैश भी लिखा हुआ है, बोनस लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ ठीक है, राइट साइड पे। 1 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर फाइनल बोनस, बोले। और लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है? नहीं, 2010। चलें छोड़ें सारे काम, 20% पे उंगली रखें। उंगली रखने का मतलब ये नहीं होता छुपा दें। 20% के लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है? 2010। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? फाइनल बोनस। ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो ये पूरी नेचर लिखें, इसकी पूरी नेचर लिखें, ठीक है। फाइनल बोनस 2010, फाइनल डिविडेंड 2010 और नेचर बोनस। नो सर्फ एक्सेल माना गया, सर्फ एक्सेल का। सर्फ एक्सेल के डायरेक्टर का बेटा यहां बैठा होगा शायद। ओके, माइंड करें। अच्छा जी, अब बता दें जी बोनस की जनरल एंट्री। बोले। रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल,
क्रेडिट। जी भाई, डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पे लगती है? शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे। ये लेटेस्ट बैलेंस शेयर कैपिटल पे। जी बोले 7-8 इंटू 20%। जी 1566। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट 1566, बट ठीक है जाने दें 1566। अगला पोस्ट करें खुद ही 2। जी बोले अगला डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड 2000, नेचर बोनस। शेयर कैपिटल का बैलेंस तो बदल गया। शेयर कैपिटल का बैलेंस इज नॉट 7833, दैट इज 1566 प्लस 7833। ओके 7833। जिस तरह फिक्स्ड एसेट नहीं होते थे, फिक्स्ड एसेट के अंदर एडिशन होती थी तो उसको भी डिप्रिशिएट करते थे, तो इसी तरह इसमें एडिशन हुई, उसके ऊपर भी रेट लगेगा। असल में पुराने ओनर ये थे, देखते ही नहीं, पुराने ओनर ये थे, फिर और ओनर ऐड हुए, अब ओनर ही ओनर हो गए, तो ओनर ही ओनर पे रेट लगाएं इनटू 10%। देखा थोड़ी सी जगह ना छोड़ने की वजह से मसला हो गया। जी 940। लाइन लगा। ओके, I think it's time to calculate the closing because closing will help out in next dividend percentages. मैं उर्दू में ये कहना चाह रहा था कि अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया है कि टोटल कर लेते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उस पे अगले साल के डिविडेंड की परसेंटेजेस लगानी इजी हो जाएंगी। ओके जी 10339।
बड़ी अमीर है कंपनी, 10 मिलियन, 10 मिलियन नहीं, 10,339 मिलियन। किधर की बात है? 10 मिलियन। अच्छा जी जी 6966.5 मुबारक हो जी, अगला साल शुरू हो गया। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है। एक वक्त वो था मैं एएफसी करने जा रहा हूँ, मैं एएफसी हो गया मेरा, अब चंद दिनों बाद वो कैफ हो गया यार, अब तब तो मैं आगे जा रहा हूँ, सबने आगे जाना है। अच्छा जी, नाउ वी आर सपोज टू पास द जनरल एंट्रीज ऑफ डिविडेंड्स। यहां पे अब थोड़ा सा इशू आएगा, 2 डिविडेंड इकट्ठे आ रहे हैं, बोनस भी है और बोनस और फाइनल कोई कैटेगरी नहीं है। इसने बोला है बोनस और फाइनल, बोनस भी है कैश भी है। अच्छा एक और मैं काम कर सकता हूं। अब आप देखें, मैं यहां नहीं देख रहा, मैं यहां क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि इसकी बुनियाद पे मैंने नंबरिंग देनी थी, मैं नंबरिंग दे चुका हूं। अब मैं 2 ही लफ्ज बोल सकता हूं, या कैश या बोनस। वो जो लफ्ज बोल रहे थे ना हम, फाइनल और इंटरिम, वो नंबरिंग लगाने के लिए कर रहे थे। जब नंबरिंग लग गई, अब हम इससे बॉदर नहीं करेंगे कि फाइनल है या इंटरिम है। अब हम फाइनल इंटरिम की बजाय 1 2 को यहां पोस्ट करेंगे और 3 4 को यहां पोस्ट करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। मैं एक उर्दू में कहना चाह रहा था कि ये हम करना चाह रहे थे कि 1 2 को इधर लिखेंगे और 3 4 को यहां पे लिख देंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ करेगा, क्या आइडेंटिफाई करना है, फाइनल है या इंटरिम है। उसके बाद रेलिवेंट, अब 2 ही लफ्ज निकलेंगे हमारे ज़बान मुबारक से, या ये कैश है या बोनस है, उसके बुनियाद पे जनरल एंट्री चेंज हो जाएगी। अच्छा मैं ये कह रहा हूं कि अगर कैश बोनस दोनों इकट्ठे आ जाएं, तो फिर बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि जी एक बच्चा है, इसने बोनस पहले रिकॉर्ड किया, बोनस रिकॉर्ड किया तो शेयर कैपिटल चेंज हो गया, तो फिर कैश वाली परसेंटेज लगाई वो कोई और निकला। और दूसरा बच्चा है, उसने कैश पहले रिकॉर्ड किया, क्योंकि है तो दोनों सेम तारीख पे। दूसरे बच्चे ने कैश पहले 3A 3B लिखे ना आपने, तो एक ने पहले कैश रिकॉर्ड किया, उसकी शेयर कैपिटल की परसेंटेज बदली नहीं, तो उसने जब बोनस निकाला तो वो बोनस उसी परसेंटेज पे निकल आया। तो मेरे भाई अब इसमें रूल सुन लें कि जब भी कैश और बोनस एक डेट पे आ रहे होंगे, हमें कैसे पता चलेगा 3A 3B? जब भी कैश और बोनस एक डेट पे आ रहे होंगे तो कैपिटल की परसेंटेज आपने किसी भी हालत में चेंज नहीं करनी, हमेशा यही रखनी है। चाहे गलती से पहले बोनस भी शो कर दें आप, कोई मसला नहीं, ये गलती है ही नहीं। चाहे आप ऊपर बोनस शो कर दें, नो प्रॉब्लम, ऊपर बोनस शो करें नीचे कैश शो करें, ऊपर कैश शो करें नीचे बोनस शो करें, दोनों सूरतों में शेयर कैपिटल ये उठाना है, परसेंटेज को नहीं बदलना, क्योंकि एग्जिस्टिंग ओनर्स ये हैं, एकदम बोनस से ओनर नहीं बढ़ाने, वो तो एक ही दिन कैश और बोनस हो रहा है। इसलिए 10339 पे अब मैं 2 परसेंटेजेस लगाऊंगा। अब वो मर्जी है मेरी, 3A पहले लिखवा दें आप, 3A जी बोलें, फाइनल डिविडेंड 2011 कैश। मैं कैश इसलिए लिख रहा हूं ताकि आगे एंट्री मुझे समझ आ जाए। जी बोले, और दोबारा लिखें, अभी 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 परसेंटेज अप्लाई ना करें, छोड़े परे 2000, लेकिन नेचर बोनस। जी दोबारा लिखें इसको, इनटू 10%। तो गलती से बोनस भी पहले लिख देंगे तो परसेंटेज 10339 पे लगनी है दोनों। ये कैश है इसलिए सिर्फ यहां पे माइनस होगा 1550 1551 जी। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। जी बिल्कुल,
फाइनल हो इंटरिम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैश बोनस इकट्ठा आ जाए तो एक ही शेयर कैपिटल की परसेंटेज अप्लाई करनी है, लेटेस्ट जो है। चलें जी, आखिरी डिविडेंड पोस्ट कराएं जी। नेचर बोलें, इंटरिम डिविडेंड 2012 बोनस। भाई अब नाउ इट्स 4, इट्स नॉट 3A 3B, नाउ इट्स 4। अब अगर ये 4 है तो 4 की सूरत में हमें अब लेटेस्ट शेयर कैपिटल की परसेंटेज चेंज करके लगानी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस अब चेंज हो गया है। वो तो मैंने कहा था 3A 3B सेम डेट पे आ रहा हो तो करें, ये तो सेम डेट पे नहीं है, ये तो बहुत बाद है, ये तो इंटरिम है जी। 10,339 प्लस 10 इंटू 5%, 569। बोनस है क्या? बोनस रोलता है दो जगह पे जी। 56 जी। दो 2012 में फरवरी मार्च में कौन सा डिविडेंड अनाउंस होता है? फाइनल 11। अच्छा, ओ भाई 2012 का मिड क्या है? 30 जून 12। 2012 के फरवरी मार्च तक 11 के प्रॉफिट्स फाइनल हो जाते हैं, और 2012 के मिड जून में प्रॉफिट्स निकल आते हैं, लेकिन कैलकुलेट अभी करना हमने मकसूद होता है। तो जुलाई अगस्त में जाके 2012 का अपना प्रॉफिट बांटना शुरू कर देते हैं हम, लेकिन वो जो 6 महीने का अंदाजन प्रॉफिट होता है वो बांटना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो अभी मैंने क्या लिखा था? 12 में क्या बांटा जाता है? 11 का फाइनल और 12 का। अब आप ऐसा करें कि सवाल के अंदर एक लाइन है राइट शेयर्स वाली, वो पढ़ेंगे।
राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 30 नवंबर। ओ, राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 30 नवंबर। हमारे जहन में एक सवाल आया कि यार हो सकता है, वैसे तो उसने एहतियातन डेट ही बहुत देर की डाली 30 नवंबर, लेकिन ऊपर देखें हमारे जहन में सवाल आया ऐसा भी तो हो सकता है कि 6 महीने के प्रॉफिट जून में फाइनल ना हुए हो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया हो, शायद दिसंबर में फाइनल हो रहे हो 6 महीने के प्रॉफिट। कहते नहीं, इतनी लुटनी मची होती। एक लाइन डाली हुई है उसने ऊपर वाले पैरास के अंदर पॉइंट 4 में, इंटरिम डिविडेंड्स स्लैश बोनस। इंटरिम डिविडेंड स्लैश बोनस का मतलब है इंटरिम कैश डिविडेंड स्लैश बोनस, चाहे कैश हो चाहे बोनस हो। इंटरिम डिविडेंड चाहे कैश हो चाहे बोनस हो वॉज डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ये 30 जून है भाई। हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स जुलाई में अनाउंस हो जाएंगे, अगस्त में अनाउंस हो जाएंगे, नवंबर में तो अनाउंस नहीं होंगे ना हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसलिए ये लाइन उसने इसलिए डाली है ताकि आपको एक अंदाजा हो जाए कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स हाफ ईयरली कब अनाउंस होते हैं। तो आगे लिख लें अनाउंस के ऊपर, पॉइंट 4 की आखिरी लाइन में हूं मैं, इंटरिम डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ हाफ ईयरली रिजल्ट्स। लिखें probably half year results are announced, probably half year results are announced, बोले इन अगस्त सितंबर, नवंबर तक नहीं जाते। probably half year results are announced in अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर तक हाफ ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं। अब बताइए, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगस्त सितंबर तक हाफ ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं, जो कि हकीकत भी है, इतना डिले क्या डालना, तो फिर ऐसी अगर पिछले साल के प्रॉफिट्स मार्च तक फाइनल हो जाते हैं तो ये तो 6 महीने के प्रॉफिट्स हैं, ये तो जुलाई अगस्त में ही पता चल जाते हैं। सितंबर मैंने हिदायतन लिखवाया, तो 30 नवंबर तो बहुत डिले वाली डेट है भाई। तो 30 नवंबर को अगर हमने राइट इशू किया तो बताएं इंटरिम के बाद किया या पहले किया? इंटरिम के बाद किया। इसलिए मैं इस वाले इंटरिम, ये फाइनल है पहले वाले, ये इंटरिम है दूसरा वाला, ये मेरे ख्याल से प्रोबेबली मार्च में हुआ होगा इवेंट, सवाल ने नहीं बताया। ये इवेंट जो है वो अगस्त में हो गया होगा। ये वाला इवेंट कब हो रहा है, इसलिए मैं सबसे एंड पे रिकॉर्ड करूं। लेकिन अगर सवाल में आता कि राइट शेयर 2 जनवरी को इश्यू कर दिए हैं, फिर मैं यहां पे पहले राइट शेयर की एंट्री करता, बाद में, और फिर शेयर कैपिटल का बैलेंस बदल जाता, फिर मैं फरवरी मार्च में जाके फाइनल डिविडेंड्स अनाउंस करता। वो फिर ये सारी परसेंटेजेस हिल जानी थी। लेकिन अगर सवाल में लिखा होता 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, बहुत जल्दी जल्दी की डेट डालनी थी उसने, फिर 4, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, 25 जनवरी लिखा होता, फिर भी कोई मसला नहीं था, वो आपने यहां रिकॉर्ड करना था। अभी क्या लिखा हुआ है? नवंबर। नाउ हाउ यू विल थिंक नवंबर, तो आप कहेंगे फरवरी मार्च में तो फाइनल भी हो गए होंगे, फिर अगस्त सितंबर में तो इंटरिम भी हो गए होंगे, तो नवंबर तो बहुत ही देर से आ रहा है। इस तरह सोचना है आपने। फरवरी मार्च में फाइनल अनाउंस हो गए होंगे, डेट्स नहीं बता रहा, फरवरी मार्च में फाइनल अनाउंस हो गए होंगे, बोले आगे। अगस्त सितंबर में इंटरिम अनाउंस हो गए होंगे, उसके बाद कहीं जाके क्या इशू हो रहा है? अब राइट शेयर इशू होने के वक्त हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन से हैं? ये हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। अच्छा जी, राइट शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स थे शायद, जो हमने बनाए थे अपने समझने के लिए। ठीक है, उनको अभी छोड़ें, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लें। राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 30 नवंबर 2012 इन द रेशियो ऑफ 4 राइट शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स। हर 5 वाले को कितने शेयर? 4। कैलकुलेटर पकड़े, 4 डिवाइडेड बाय 5, 80%। मैंने कहा था परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, तो लिख लें 80% राइट शेयर्स आर इशूड।
80% राइट शेयर आर इशूड, ऑलवेज कन्वर्ट इन परसेंटेज। ये रिवाइज कीजिएगा जाके फाइनल अकाउंट का सवाल, बल्कि एक डिविडेंड का सफा दिया था वो रिवाइज कर लीजिएगा बेशक। द राइट इशू वॉज मेड एट 18 पर शेयर। सफे के टॉप पे जाएं, फेस वैल्यू बताएं 10। अच्छा जी, किसी को स्टेप्स याद हो राइट इशू के? राइट इशू मुझे बताएं, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर, मैं शेयर कैपिटल इन रुपीज नहीं पूछ रहा, नंबर ऑफ शेयर्स राइट इशू। अच्छा जी, ये क्या है? ये सारा डेटा क्या है? रुपीज इन मिलियन जी। 10339 10 प्लस डिवाइडेड बाय रुपीज 10। मकसद क्या है? फेस वैल्यू को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, फेस वैल्यू को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना जी। बोले 1194.2 शेयर्स, मिलियन शेयर्स भी लिख सकते हैं आप, रहने से ज्यादा कंफ्यूज जी। स्टेप 2, स्टेप 2 राइट शेयर्स, राइट शेयर्स या न्यू शेयर्स जी। कितने? 1194.2 इंटू, बहुत बड़ा डिसीजन लिया कंपनी ने, हर 5 वाले को 4 शेयर दे दिए, तकरीबन डबल कर दिए। अगर ये कहती 5 वाले को 5, वो तो डबल हो जाते शेयर, तभी 5 वाले को 4 दे रही है, यानी 80% कैपिटल बढ़ा रही है अपना जी। 9 डबल पॉइंट, ज्यादा उसमें ना जाए, चले खैर है, 955.36 जी। तीसरा स्टेप किसी को याद हो? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जी। कितने लोगों को याद आ गया ये देख के जरा हाथ पे कर दें, बाकी हजरात फाइनल अकाउंट रिवाइज कीजिएगा, याद आ जाएगा। शेयर कैपिटल डिवाइड बाय रुपीज 10, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, न्यू शेयर्स जी। एंट्री बोले कैश डेबिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, 18 10 8, 18 10 8। इस फिगर की मुझे जरूरत नहीं है, कैश डेबिट, मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा, बस मुझे इस फिगर की जरूरत है। मैं जर्नल एंट्री पूरी नहीं करूंगा, मैं वर्किंग को अधूरा छोड़ सकता हूं, मुझे जितनी रिक्वायरमेंट में उतनी वर्किंग करूंगा, वर्किंग को अधूरा छोड़ रहा हूं। बस ये बता दें 955 जी, 955 764 2.9। चलें जी, राइट इशू। ये वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी थी जो इंट्रो की क्लास में आपको कहा जाता था FR2 में जाके बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सर कहते थे अभी सीख लो, बैलेंस शीट अभी सीख लो, स्टेटमेंट इन इक्विटी के लिए FR2 का वेट करो। इस क्लास का वेट कर रहे थे आप कब से? ये बन गई है स्टेटमेंट ऑफ, इसको कहते हैं, ये टैली नहीं होती, ये किसी से टैली नहीं होती है जी। ये टैली हो गया, ऊपर ये क्लोजिंग इस क्लोजिंग के बराबर आएगा, पागल हो तुम, ये टैली टूली कोई नहीं होती। भाई बहुत अकलमंद है, बिजनेस माइंड है, इनका कहते हैं ज्यादा आएगा। क्लोजिंग वर्थ बिजनेस की कम है और इधर क्लोजिंग वर्थ बढ़ जाएगी, मेरा कारोबार आसमानों पे जा रहा है, मैंने भी। अच्छा जी बताएं 955 3.6 76 42.9। अच्छा, अब आपने जो है वो मेन काम कर दिया, अब आपने मेन काम कर दिया, अब आपने एक बंदा लेके जाना है, एक इधर टोटल करवाना है उससे,
ये वाले टोटल उससे करवा लीजिएगा सारे, और एक इधर भी उससे कीजिएगा, टोटल का कॉलम डाल दें, इधर भी टोटल करवा लीजिएगा। ये आपने एक बंदा साथ लेके जाना है। आप मेन काम हो गया, सीए कर रहे हैं ना आप, मेन काम आपने करने हैं जी। 495.6 764.2.9 8898. ये पढ़ लो ताकि वो जी ओके। इधर देखें भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी definition. Next, selection and application. And next, change. Selection and application and change. अच्छा, definition. These are bases, rules, conventions by accountants. Proper definition आपको मैं कल दे दूंगा. Selection and application. Selection and application. IFRS available on that issue. इस जिस इशू की हम डिस्कशन करें उसमें IFRS अवेलेबल है? यस. सेलेक्ट पॉलिसी फ्रॉम IFRS. इज इट सो? एग्जाम्पल में बातें समझ नहीं आती.
स्टॉक को किस पे रखना है? लोग कहते हैं फाइफो, वेटेड एवरेज, लाइफो, लोग कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, वो अलग बात है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नवी, वो अलग बात है। स्टॉक को किस पे रखना है? फाइफो, वेटेड एवरेज, लाइफो, लोग कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं। यू हैव टू मेक सिलेक्शन फ्रॉम टू थिंग्स, इधर फाइफो, इधर weighted average. LIFO is not allowed. So if I want to select an accounting policy, then what is my first source from where I have to check? IFRS. IFRS available on that issue? Yes, available. Then select the policy from IFRS. वो फिर आपकी मर्जी है, FIFO चूज करें, weighted average चूज करें, वो आपकी मर्जी है। सेलेक्ट करें और अप्लाई कर दें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। हाँ, बाद में चेंज की इजाजत है FIFO से वेटेड एवरेज। यू आर गेटिंग द पॉइंट वेयर वी आर स्टैंडिंग। समझ आ रही है क्या बातें हो रही हैं? FIFO, वेटेड एवरेज, ये क्या है? दीज आर अकाउंटिंग रूल्स, दीज आर अकाउंटिंग बेसिस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कुछ लोग LIFO कहते थे। नो, IFRS अवेलेबल है इस इशू पे। IFRS कहते हैं डोंट गो फॉर LIFO, यू आर सपोज टू गो फॉर FIFO और वेटेड एवरेज। लेकिन एक दफा सेलेक्ट एंड अप्लाई करनी शुरू कर दी, बाद में किसकी इजाजत है? चेंज की इजाजत है। चेंज का कोई मसला। IFRS अवेलेबल ऑन दैट इशू? नो, IFRS अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के शुरू में दिया हुआ है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, जिसमें एसेट्स की डेफिनेशन है, लायबिलिटीज की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग सिमिलर IFRS। कोई अकाउंटिंग इशू आ गया, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं आर्ट का काम करता हूं, आर्ट वर्किंग, ड्राइंग्स बनाता हूं, आर्ट वर्क करता हूं। अब आर्ट वर्क पे अकाउंटेंट्स ने अभी तक कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया कि इतना आर्ट वर्क हो जाए तो इसके इतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, तो उस पे अकाउंटेंट्स ने कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया अभी तक। तो आर्ट वर्क करता हूं, तो आप उससे मिलता जुलता कोई स्टैंडर्ड ढूंढने कि जी मिलता जुलता स्टैंडर्ड कौन सा है, मैं वो अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, मिलता जुलता स्टैंडर्ड ढूंढने। अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक बॉडी है, उसने अपने नाम रखा हुआ स्टैंडर्ड्स का यूएस गैप्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यूएस गैप्स। उसमें काफी डिटेल होती है चीजों की। तो अदर स्टैंडिंग सेटिंग बॉडीज को यूज कर लें और वहां से निकल के आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कर लें। तो सोर्स आपके पास पहली क्या है? अगर IFRS से काम ना चले तो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज कर लें, सिमिलर IFRS यूज कर लें, अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज का यूज कर लें। नोट करें, फिर आगे चलता हूं। हमारी मिसाल कहां से चली है? FIFO और वेटेड एवरेज से। जल्दी करें। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट ए लेके आइएगा। पार्ट ए के शुरू में ना कुछ सफ़े हैं, वहां लिखा हुआ है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। उसमें अकाउंटिंग की बेसिस हैं, एसेट्स की डेफिनेशन, लायबिलिटीज की डेफिनेशन। तो वो जो आपने बचपन में पढ़ी हुई है इंट्रो की क्लास में, वो जो पूरे अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर है, उसको सामने रख के आप डिसीजन ले लें कि क्या चीज़ है। जिंदगी में कभी भी कोई भी नई ट्रांजैक्शन आपके सामने आ सकती है, तो आपकी इतनी बेसिक अकाउंटिंग है कि आप उसको पढ़ के फ्रेमवर्क आपके माइंड में है इस वक्त पूरी अकाउंटिंग का। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। ओके, इज चेंज अलाउड? Is change allowed? Is change allowed? अगला सवाल है, चेंज की इजाजत है या नहीं? ऐसा हो सकता है कि रिक्वायर्ड बाय IFRS। IFRS कह रहा है चेंज ले आओ। कौन कह रहा है? IFRS कह रहा है चेंज ले आओ। इसकी रीजन क्या होती है? इसकी रीजन होती है न्यू IFRS। और इसकी मिसाल आप दें मुझे, इसकी मिसाल दें न्यू IFRS।
प्रैक्टिस का क्वेश्चन 1, उसमें क्या हुआ था, चेंज की इजाजत थी। पहले हम बोरोइंग कॉस्ट को क्या कर रहे थे और आज के बाद कैपिटलाइज। तो क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करने की इजाजत है? जी सिर्फ एक सूरत में, क्या? दूसरा, मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन लेकिन इसकी सिर्फ तब इजाजत है इफ इट प्रोवाइड रेलिवेंट एंड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन। अगर ये रेलेवेंट और मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन दे रही है तो फिर मैनेजमेंट की ख्वाहिश पे भी चेंज हो सकती है, अदरवाइज चेंज इज नॉट अलाउड। अदरवाइज इन दोनों के अलावा अदरवाइज चेंज is not allowed. Who are you to change the accounting basis and conventions and rules? जब स्टैंडर्ड ने नहीं कहा, जब ज्यादा इंफॉर्मेशन बेहतर नहीं आ रही। अब हम कल इनकी मिसालों पे बात करेंगे। क्लोज। अकाउंटिंग पॉलिसीज में पहली चीज क्या है? डेफिनेशन। दूसरी चीज क्या है? सेलेक्ट, फाइफो या वेटेड एवरेज। सेलेक्ट करने के बाद अगली चीज क्या है? चेंज। चेंज की इजाजत कितनी सूरतों में है? 2 सूरतों में। ये अगर आप कल टाइम पे आ जाएंगे 7:15 बजे तो यहीं से बात कंटिन्यू होगी, वरना थ्योरी आपकी कमजोर होगी और एमसीक्यूज पेपर में सॉल्व नहीं होंगे।